वेलकम टू डिंचैक इंग्लिश। तो दोस्तों सिंटेक्स का ये पार्ट 8 वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रोनाउंस से रिलेटेड कुछ और रूल्स जिनको लास्ट वीडियो में हम कवर नहीं कर पाए थे, लेकिन इन रूल्स को जानना और भी ज़्यादा ज़रूरी है सेंटेंस का करेक्शन करने के लिए, यानी सिंटेक्स एरर को पहचानने के लिए, देखने के लिए और उसको करेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो का जो पहला रूल है उसके लिए आप ये सेंटेंस देखिए, दिस इज द गर्ल, यह वही लड़की है whom I love, जिसे मैं प्रेम करता हूँ। यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन whom का यूज किया गया है। इसी तरीके से I know the woman whose husband is arrested, मैं उस औरत को जानता हूँ जिसका पति गिरफ्तार हो गया है। whose यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया गया है। इसी तरीके से तीसरा सेंटेंस है the sun whose rays give life to the earth is a source of energy, यानी कि सूरज जिसकी किरणें धरती को जीवन देती है, इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का एक स्रोत है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए whom का यूज जो है गर्ल के लिए हुआ है। गर्ल यानी कि व्यक्ति, पर्सन। तो whom का यहाँ से इस सेंटेंस से ये बात क्लियर होती है कि whom का जो यूज है वो सिर्फ और सिर्फ व्यक्तियों के लिए किया जाता है, व्यक्तियों के लिए यानी पर्सन के लिए, मनुष्यों के लिए यूज किया जाता है whom का यूज। ठीक है, और ये हु का ऑब्जेक्टिव केस है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो अगला सेंटेंस है आई नो द वुमन, मैं औरत को जानता हूँ जिसका पति गिरफ्तार हो गया है, यहाँ पर देखिए हुज का यूज किसके लिए हुआ है? हुज का यूज हुआ है औरत के लिए। किसका पति? औरत का पति। मैं उस औरत को जानता हूँ जिसका पति गिरफ्तार हो गया है, तो हुज का यूज जो हुआ है वो वुमन के लिए हुआ है। वुमन यानी कि पर्सन, यानी कि व्यक्ति, यानी कि मनुष्य, तो मनुष्यों के लिए हुज का यूज होता है। ठीक है, यहाँ से ये बात क्लियर हो गई। लेकिन अगला सेंटेंस देखिए, अगले सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है कि द सन हुज रेज गिव लाइफ टू द अर्थ, यानी कि सूरज जिसकी किरणें धरती को जीवन देती है, इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का एक स्रोत है। तो यहाँ पर ये जो हुज का यूज हुआ है, ये हुज किसकी किरणें? सूरज की किरणें, सन के लिए यूज हुआ है। हुज का जो यूज है वो सन के लिए हुआ है। तो यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि हुज का यूज निर्जीव वस्तुओं के लिए भी किसी किसी केस में कर सकते हैं। ठीक है, तो whom का यूज सिर्फ और सिर्फ पर्सन के लिए यानी व्यक्तियों के लिए किया जाता है, लेकिन हुज का यूज व्यक्तियों के साथ, व्यक्तियों के लिए तो किया ही जाता है, यानी पर्सन के लिए तो किया ही जाता है, लेकिन कभी कभी किसी केस में निर्जीव वस्तुओं के लिए भी हुज का यूज कर लिया जाता है। तो ये है आज की वीडियो का पहला रूल, whom, whose का यूज कैसे और किस तरह से करते हैं। अगर आपको ये रूल समझ में आया हो और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि सबको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। चलिए देखते हैं अगला रूल। अगला रूल से पहले मैं आपको बता दूँ, अभी जो मैंने आपको बताया whom ये है ऑब्जेक्टिव केस किसका? हु का। हु सब्जेक्टिव केस होता है, हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये सब्जेक्टिव केस होता है और हुज पोसेसिव केस होता है। ओके, ये सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस मैंने आपको प्रोनाउन वाली वीडियो में बनाया है, यानी पिछली वीडियो से पिछले वाली वीडियो में, जिसमें मैंने आपको प्रोनाउन के बारे में डिटेल समरी दी है, वहाँ पर आपको इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। और अगले रूल में बताया जा रहा है कि विच का यूज कहाँ पर होता है। विच का यूज कहाँ पर होता है? विच। ठीक है, तो विच का यूज दो जगहों पर होता है, ध्यान से देखिए। पहला सेंटेंस, आई हैव लॉस्ट द बुक, मैंने वह बुक खो दी है। विच आई बॉट यस्टरडे, विच आई बॉट यस्टरडे, जिसको मैंने कल खरीदा था। मैंने वह बुक खो दी है जिसको मैंने कल खरीदा था। तो यहाँ पर विच किसके लिए यूज हुआ है? विच यूज हुआ है बुक के लिए। ठीक है, मैंने वह बुक खो दी है जिसको, विच आई बॉट यस्टरडे, जिसको मैंने कल खरीदा। तो किसको खरीदा था? बुक को। तो विच का यूज हुआ है बुक के लिए। और दूसरे सेंटेंस में देखिए, द हॉर्स विच आई बॉट हैज वॉन द रेस। द हॉर्स यानी कि घोड़ा, विच आई बॉट जिसको मैंने खरीदा था, हैज वॉन द रेस जीत गया है। घोड़ा जिसको मैंने खरीदा था वो रेस जीत गया है, दौड़ जीत गया है। ठीक है, तो यहाँ पर विच का जो यूज हुआ है वो यूज हुआ है हॉर्स के लिए, घोड़े के लिए। घोड़ा जिसको मैंने खरीदा था रेस जीत गया है, तो जिसको, ये किसके लिए यूज हुआ है? विच किसके लिए यूज हुआ है? ये विच यूज हुआ है हॉर्स के लिए। तो यहाँ से ये पता चलता है, पहले सेंटेंस से तो ये पता चला कि विच का यूज किसी थिंग के लिए, किसी वस्तु के लिए किया जा सकता है। और दूसरे सेंटेंस से ये पता चलता है कि विच का यूज
एनिमल यानी कि जानवरों के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा रूल यही है, विच का यूज किया जाता है वस्तुओं के लिए और जानवरों के लिए, वस्तुओं के साथ साथ जानवरों के लिए भी विच का यूज किया जाता है। देखिए अगला सेंटेंस देखिए दोस्तों, ये जो तीसरा रूल है इसमें दो सेंटेंस मैंने लिया है और ये दोनों सेंटेंस बताते हैं कि दैट का यूज कहाँ पर किया जाता है। जैसे पहला सेंटेंस है अनईजी लाइज द हेड। अनईजी का मतलब होता है बेचैनी या फिर व्याकुलता, लाइज पड़ती है या फिर होती है, द हेड उस सिर को हेड यहाँ पर सिर किसके होते, पर्सन के, मनुष्य के, व्यक्ति के, तो हेड का मतलब यहाँ पर व्यक्ति या फिर मनुष्य भी कह सकते हैं। बेचैनी होती है उस सिर को दैट वियर्स जो पहनता है, द क्राउन यानी कि ताज, उस सिर को बेचैनी होती है जो कि ताज पहनता है। तो यहाँ पर जो दैट यूज किया गया है वो किया गया है हेड के लिए। बेचैनी उस सिर को होती है जो ताज पहनता है और सिर मनुष्य के होता है, तो यहाँ पर हेड को डायरेक्टली मनुष्य समझा जा सकता है, व्यक्ति कहा जा सकता है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो दैट का यूज है वो मनुष्यों के लिए यानी कि व्यक्तियों के लिए किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जो दूसरा सेंटेंस है यहाँ पर ये लिखा हुआ है द प्लेन दैट लैंडेड ए मिनट एगो, यानी कि हवाई जहाज जो एक मिनट पहले लैंड किया है, उतरा है, केम फ्रॉम मुंबई, मुंबई से आया है। ठीक है, द प्लेन दैट लैंडेड ए मिनट एगो केम फ्रॉम मुंबई। तो यहाँ पर जो दैट का यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है, दैट का यूज हुआ है प्लेन के लिए। हवाई जहाज जो लैंड किया है एक मिनट पहले, तो जो क्या, हवाई जहाज, तो दैट का यूज हुआ है प्लेन के लिए। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि दैट का यूज वस्तुओं के लिए, थिंग्स, निर्जीव वस्तुओं के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से इस रूल से, इस तीसरे रूल से हमें एक चीज़ क्लियर होती है कि दैट का यूज किया जाता है पर्सन के लिए यानी व्यक्तियों के लिए, और दैट का यूज किया जाता है प्लेन यानी निर्जीव वस्तुओं के लिए भी। ठीक है, तो आपने इससे पहले अभी मैंने आपको जो रूल बताया था, हु और हुम का जो यूज है वो किसके लिए किया जाता है, मनुष्यों के लिए यानी व्यक्तियों के लिए, और साथ ही साथ दैट का भी यूज किया जाता है व्यक्तियों के लिए यानी कि मनुष्यों के लिए। ठीक है, तो मनुष्यों के लिए यानी कि व्यक्तियों के लिए हु का भी यूज कर सकते हैं एज ए सब्जेक्ट, और एज ए ऑब्जेक्ट तो हुम का यूज होगा, और एज ए सब्जेक्ट दैट का भी यूज किया जा सकता है व्यक्तियों के लिए। लेकिन निर्जीव वस्तुओं के लिए हु का यूज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, निर्जीव वस्तुओं के लिए यूज होता है सिर्फ और सिर्फ दैट का। ठीक है, अगले रूल की तरफ चलते हैं। अगले रूल के लिए सेंटेंस देखिए, दिस इज द सेम पेन विच आई गेव यू। यह वह पेन है विच आई गेव यू, जिसे मैंने तुम्हें दिया था। अगला सेंटेंस है सच बॉयज, ऐसे लड़के, हु आर केयरलेस, जो लापरवाह हैं, सफ़र, कष्ट झेलते हैं, इन देयर लाइफ, अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, तो इस रूल में देखिए ये जो दोनों सेंटेंस लिखे हुए हैं, पहला और दूसरा, फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस, ये दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं। ध्यान रखिएगा, अगर किसी सेंटेंस में से किसी नाउन से पहले सेम आता है, ये रहा नाउन पेन और उससे पहले सेम आता है, या फिर सच आता है, किसी नाउन से पहले सच आता है, तो सेंटेंस में अगर नाउन से पहले सेम या फिर सच आए, ठीक है, तो इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच, हु या किसी और रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एज का यूज किया जाता है। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर सेम या फिर सच नाउन से पहले आए तो इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन एज का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर विच की बजाय एज होना चाहिए। तो अगर हम इस सेंटेंस को करेक्ट करेंगे तो इसका करेक्शन ये हो जाएगा, दिस इज द सेम पेन, यह बिल्कुल वैसा ही पेन है, या फिर यह बिल्कुल उसी तरह का पेन है, एज जैसा कि आई गेव यू, जैसा कि मैंने तुम्हें दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बात समझ में आ रही होगी, ये जो विच लगाया था इसका मतलब ये हो जाता, यह वही पेन है या फिर यह उसी प्रकार का पेन है जो मैंने तुम्हें दिया था। जो मैंने तुम्हें दिया था यानी कि उसी पेन की बात हो रही है, लेकिन है पेन दूसरा, तो उसी प्रकार का दूसरा पेन दिया गया था, तो इसलिए यहाँ पर एज लगाना करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो सेम अगर आया है किसी नाउन से पहले तो उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन एज का यूज होगा। इसी तरीके से जो अगला सेंटेंस है, सच बॉयज हु आर केयरलेस सफ़र इन देयर लाइफ, तो यहाँ पर हु की बजाय होना चाहिए एज, तो ये हो जाएगा सच बॉयज, ऐसे लड़के, एज जैसे कि, आर केयरलेस
जैसे लापरवाह होते हैं, एज आर केयरलेस, सफर यानी कि कष्ट झेलते हैं, इन देयर लाइफ, इन देयर लाइफ। ठीक है, तो यहां पर हु की बजाय एज का यूज होगा। बात समझ में आ रही होगी मुझे लगता है। सेम या फिर सच किसी नाउन से पहले होता है तो उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन एज का यूज होगा। एज का ध्यान रखिएगा, एज का यूज होगा। सेम या फिर सच अगर किसी नाउन से पहले आता है तो। और देखिए अगला रूल जो है, अगला रूल ये है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो बिना किसी नाउन या प्रोनाउन के यूज नहीं हो सकता है, यानी कि इसको सब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। फॉर एग्जांपल जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है माई सेल्फ डिड दिस वर्क, तो यहाँ पर माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो ये अकेला बिना किसी नाउन या प्रोनाउन की यूज नहीं हो सकता। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं हो सकता। माई सेल्फ डिड दिस वर्क ये नहीं लिख सकते हम। इसको करेक्ट करके हम लिख सकते हैं, इसके साथ एक प्रोनाउन लगाएंगे और माई सेल्फ के लिए जो प्रोनाउन आएगा वो आई आएगा, क्योंकि माई सेल्फ आई के पोसेसिव केस माई से सेल्फ, माई में सेल्फ जोड़कर ही बना हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई माई सेल्फ, यानी कि मैंने स्वयं डिड किया दिस वर्क, यह काम मैंने स्वयं किया। ठीक है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि अब यहाँ पर माई सेल्फ एक प्रोनाउन के साथ जुड़ा हुआ है, प्रोनाउन के साथ आया हुआ है। इसी तरीके से एक दूसरा सेंटेंस है हर सेल्फ, यानी वह स्वयं रोट दिस लेटर, इस पत्र को लिखी। ये बिल्कुल गलत है। हर सेल्फ को एज ए सब्जेक्ट यूज नहीं किया जा सकता, ये किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ आएगा। हर सेल्फ स्त्री के लिए, किसी लड़की के लिए यूज हुआ है, तो यहाँ पर हम किसी लड़की का नाम लिख सकते हैं नाउन, या फिर शी भी लिख सकते हैं जो कि प्रोनाउन हो जाएगा। सीता हर सेल्फ, सीता ने स्वयं रोट लिखा है, सीता ने स्वयं लिखा है दिस लेटर, यह पत्र, सीता ने स्वयं यह पत्र लिखा है। तो अब ये सेंटेंस हो गया करेक्ट, क्योंकि हर सेल्फ से पहले एक नाउन आ रहा है। ठीक है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट और ये था इनकरेक्ट। ठीक है, अगला जो रूल है देखिए, आइदर, नाइदर, नन और एनी, इनका यूज कहाँ होता है? तो ध्यान रखिएगा, आइदर का मतलब होता है या तो यह या तो वह, तो दो वस्तुओं के लिए यूज होता है। और नाइदर का मतलब होता है ना तो यह ना तो वह, ये भी दो वस्तुओं के लिए यूज होता है। ठीक है, और नन का मतलब होता है कोई नहीं, ये दो से ज़्यादा वस्तुओं के लिए यूज होता है। और एनी का मतलब होता है कोई एक, तो ये भी दो से अधिक वस्तुओं के लिए यूज होता है। ठीक है, तो दो वस्तुओं के लिए आइदर या फिर नाइदर का यूज करते हैं और दो से अधिक के लिए नन या फिर एनी का यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है आइदर ऑफ यू, यानी दोनों में से कोई एक कैन टेक इट, यह इसे ले सकता है, दोनों में से कोई एक इसे ले सकता है, यानी कि या दो लोग हैं उनको बोला जा रहा है या तो तुम इसे ले सकते हो, तो उसके लिए यूज किया गया है आइदर ऑफ यू। ठीक है, इसी तरीके से अगला सेंटेंस है नाइदर ऑफ द टू पेन्स, यानी दो पेन में से कोई नहीं, ना तो यह पेन ना तो वह पेन। दो पेन है, दोनों पेन के लिए अगर कहा जाए ना तो यह पेन ना तो वह पेन, या फिर दोनों पेन में से कोई नहीं, इज चीप सस्ता है, तो इसके लिए नाइदर का यूज हुआ है। ठीक है, नाइदर ऑफ द टू पेन्स इज चीप, दोनों में से कोई पेन सस्ता नहीं है, तो ये भी दो वस्तुओं के लिए यूज हुआ है। लेकिन नन ऑफ द फाइव बॉयज, पांच लड़कों में से नन कोई नहीं, पांच लड़कों में से कोई नहीं डू दिस वर्क, इस काम को करता है, पांच लड़कों में से कोई नहीं इस काम को करता है। ठीक है, तो दो से अधिक व्यक्तियों के लिए नन का यूज हुआ है। अगला जो रूल है वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन वन के संबंध में। तो वन का जो यूज होता है, अगर किसी सेंटेंस में वन एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है तो उसके लिए उस सेंटेंस में एंड तक वन का ही यूज होगा, मतलब वन का पोसेसिव केस या फिर वन का ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस जैसे लिखा हुआ है वन शुड डू हिज ड्यूटी, वन यानी एक को शुड डू करना चाहिए हिज ड्यूटी, अपना कर्तव्य, तो यहाँ पर जो हिज लिखा हुआ है ये बिल्कुल गलत है। अगर सब्जेक्ट वन है तो वन का पोसेसिव केस वंस होना चाहिए इस सेंटेंस में। तो इस सेंटेंस को जब हम करेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा वन शुड डू वंस ड्यूटी, वन का जो पोसेसिव केस होता है वो होता है वंस। ठीक है, यानी कि सेंटेंस में अगर वन आया है तो वन का ही पोसेसिव केस या फिर ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। इसके अलावा अगला सेंटेंस है वन मस्ट लव हर कंट्री, वन को यानी एक को अपनी कंट्री से, अपने देश से लव करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। तो अगर वन आया है तो वन के लिए जो पोसेसिव केस यूज हुआ है हर, वो बिल्कुल इनकरेक्ट है। यहाँ पर होना चाहिए वन मस्ट लव वंस
कंट्री, ठीक है, यानी एक को अपने देश से प्रेम करना चाहिए, एक को यानी कि हर एक को, ठीक है, हर एक को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो वन अगर एज ए सब्जेक्ट है तो पोसेसिव केस उसका वंस होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करता हूँ। उम्मीद है आपको सारे टॉपिक और सारे रूल्स बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं। तो इस तरीके से रूल्स ऑफ प्रोनाउन यहीं पर कंप्लीट होता है और अगली वीडियो में यानी कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। तो रूल्स ऑफ प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज, जितने भी सेंटेंस है आपके बुक में, आप उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली आई विल आंसर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रूल्स ऑफ एडजेक्टिव के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।